बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स वन आप देख रहे हैं। स्पेशल ट्रांसमिशन का हिस्सा है ये, मैं आपको रोज़ बता रहा हूँ। और 19 तारीख तक हम होंगे, लेकिन हम तो 20 तक होंगे खैर, क्योंकि 19 को खेला जाएगा फाइनल पाकिस्तान सुपर लीग के सीज़न 8 का। और पीर को हम आपके सामने हाजिर होंगे इस प्रोग्राम की ये जो लड़ी है इसकी आखिरी कड़ी के साथ। हम आपके सामने हाजिर होंगे। खैर आज भी हम बात करेंगे पीएसएल के मुकाबलों पर यकीनन, लेकिन आज का इस प्रोग्राम का एक और पहलू भी है जो मैं आपसे शेयर करूं। एक तो पहले कल प्लेऑफ पहला खेला जाएगा, मुल्तान की टीम सामना करेगी लाहौर कलंदर्स का। लाहौर कलंदर्स टॉप ऑफ द टेबल है और मुल्तान सेकंड है, इसलिए ये दोनों टीम्स खेलेंगी प्लेऑफ्स। और यहाँ से हारने वाली टीम्स जो कल एलिमिनेटर, जो इस अगले रोज़ एलिमिनेटर होगा, उसकी फाते टीम के साथ मुकाबला करेगी और फिर फाइनल का फैसला होगा कि कौन सी टीम 19 तारीख को फाइनल खेलती है। तो ये तो रही पीएसएल की बात। दूसरी बात, हमारे साथ एक शख्सियत को आपने देखा होगा हमारे प्रोग्राम में इससे पहले भी, वो आज हमारे साथ मौजूद होंगे। कनाडा में कनाडा में रहते हैं वो काफ़ी अरसे से, तकरीबन 17-18 बरस उनको कनाडा में हो गए हैं। वहाँ पे क्रिकेट से वाबस्ता हैं, क्रिकेट के मुकाबलों का इनेकाद कराते हैं, क्रिकेट अंपायरिंग करते हैं और बहुत गहरी नज़र है क्रिकेट पे। आपने देखा पीएसएल के मुकाबले पर उनके तबसरे भी आपने सुने। डॉक्टर हफीज़ अवान साहब मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, कनाडा से तशरीफ़ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह भाई। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? ठीक है? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। थकन उतर गई, जेट लैग वगैरह उतरा आपका कि नहीं? नहीं, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। अभी देखें ना, रात के इस वक्त 2 बज रहे हैं। बिल्कुल 2 बज रहे हैं। और जो एक और साहब की मध्यम सी हंसी की आवाज़ आपने सुनी, ये हंसते मुस्कुराते रहते हैं और अल्लाह इनको ऐसे ही रखे, क्योंकि भागते दौड़ते रहते हैं। बदियू जमा साहब आज हमारे साथ यकीनन हमेशा की तरह मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से? क्या टाइम हुआ है अभी? हमारे यहाँ तो 5 बज रहे हैं। भाई तो हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ तो 5 ही बजेंगे। तो वहाँ मैंने तो डॉक्टर साहब के हवाले से पूछा था डॉक्टर ना। साहब का मसला ये है कि डॉक्टर साहब और यहाँ जब आते हैं तो टाइम तो चेंज होता ही है ना, तो ज़ाहिर है फिर उसी टाइम में आपने वक्त गुजारना है। क्योंकि डॉक्टर साहब सोए नहीं, कल से आए हैं तो ये सोए नहीं, अभी तक आप सो नहीं सके। मेरे चेहरे से लग रहा है क्या? चेहरे से ही और लगा। वैसे भी डॉक्टर साहब कह रहे थे यार 1 घंटा 1.5 घंटे की खाली नींद हुई है मेरी। अच्छा डॉक्टर साहब, इस वक्त क्या टाइम हो रहा होगा कनाडा में? 4 बज रहे हैं हमारे सुबह के शहर 4 में, 4 बज रहे हैं सुबह के। सुबह के 4 बज रहे हैं। खैर कनाडा की बातें तो होती रहेंगी। अभी तो पीएसएल वहाँ पर कनाडा में भी आपने देखा, बड़ी मुश्किलात आपको होती होंगी वक्त की जो गैप है उसकी वजह से। लेकिन आपकी फेवरेट टीम अगर मैं आपसे पूछूं इन 4 टीम्स में जो प्लेऑफ में पहुँचूंगी, पेशावर है, इस्लामाबाद है, मुल्तान है और लाहौर है, इसमें से कौन सी टीम आपको सबसे अच्छी लगती है? ये वन लाइनर बताना है। वन लाइनर बनाइए, फिर हम उसको। मुल्तान। मुल्तान के हैं तो नहीं आप? काइंड ऑफ कह लें, वैसे पूरा पाकिस्तान हमारा है। अब इस्लामाबाद में रहता हूँ, ग्रेजुएशन लाहौर से की है, पैदा कई मुल्तान के प्रेमिसेस में हुआ था, तो इस तरह काफ़ी सारा लिंक हर जगह जगह से है। हर टीम को हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन फेवरेट आप टाइटल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो मुल्तान। मुल्तान सुल्तान फेवरेट है। तुम्हारी फेवरेट कौन है टीम? मेरी इन 4 में से, इन 4 में से फेवरेट एक तो टीम होगी देखिए फेवरेट तो मैं कह रहा हूँ कि मुल्तान की जो टीम, तुम्हें लगता है कि जीत सकती है। मेरे ख्याल में मुल्तान ही एक ऐसी टीम है जो, डॉक्टर साहब की बात को मैं सेकंड करूंगा, क्योंकि मुल्तान मुसलसल 2 साल से आप देखें जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे, एक बैड लक था कि फाइनल में वो हार गए थे, लेकिन मुसलसल 2 साल से जो उसकी परफॉर्मेंस है और फिर टीम कम्बिनेशन को बड़ा अच्छा बना हुआ, तो मेरे ख्याल में मुल्तान ही जो है फेवरेट लगेगी। मुझे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम, क्योंकि इस्लामाबाद एक तो उनको मुश्किल होगी 2 मैचेस जीतने हैं इस्लामाबाद को। लाहौर की टीम वैसे तो फेवरेट है, लेकिन मुसलसल जीतती आ रही है लाहौर की टीम। देखिए तो कहीं तो लाहौर की टीम को भी गैप लगेगा। और इस्लामाबाद की टीम ज़रा हार में अभी फंसी हुई है, लेकिन इस्लामाबाद उठ सकती है, ये मेरा कहना है। बाकी तो टीम देखिए तो अगर सारी आप हमारी। लाहौर की बात करें तो आखिरी मैच जो है बहुत बुरी तरह से हारे, 86 रन से। तो ये जो शिकस्त होती है आपको एक फाइनल मुकाबले से पहले, तो वो बड़ा आपको जो है ना आपके एतमाद को ठेस पहुंचाती है। तो मेरे ख्याल में अब इनको एक टीम जेल होके खेलना पड़ेगा, क्योंकि अब जब आप हारते हैं तो फिर हार की वो खामियां आपको दूर करनी पड़ी। सिर्फ शाहीन नहीं खेले थे, बाकी तो पूरी टीम उनकी वही थी, लेकिन नो डाउट कराची थोड़ा सा लेट आया अपनी फॉर्म में और उसने आखिरी मैच में 86 रन से देखें जिस तरीके से फतह लिए। तो ये T20 क्रिकेट हमेशा से हम बात करते हैं, आसिफ भाई आप भी बात करते हैं, तो T20 के क्रिकेट में एक दिन होता है, चाहे वो किसी बैट्समैन का हो, उसका कैच ड्रॉप हो वो 100 कर जाता है, किसी बॉलर का हो उसकी अच्छी बॉलिंग हो रही हो तो वो 4-5 आउट कर जाता है। तो जिसका जो दिन होगा उस हिसाब से होगा। क्रिकेट में दिन तो होता है, लेकिन जगह का भी बड़ा दखल होता है। पिंडी अगर हो मिसाल के तौर पर, पिंडी हो तो फिर आप 250 करके भी थोड़ा सा फंसे रहते हैं क्या 250। ये क्रिकेट का रंग जो आपने देखा पीएसएल में, ये आपको ऑनेस्टली बताइए अच्छा लगा कि आपको अजीब फील हुआ? पिंडी में होने वाले मैचेस
जहाँ 250-250 रन बन रहे हैं, 240 रन बन रहे हैं। मैं वैसे ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट का कायल हूँ, क्योंकि आज भी तो मेरे से पूछेंगे तो मुझे तो नहीं अच्छा लगा। अच्छा नहीं लगा क्यों? कितने रन बने हैं, लोगों को पसंद है छक्के चौके देखना। 500 रन तो जरूर बन रहे हैं एक दिन में, बल्कि 515 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया हमने। यहाँ कागज़ों पे, पेपर्स पे, टीवी पे दिखाने के लिए, बताने के लिए बहुत है हमारे पास। लेकिन पहली बात तो यह है कि पीएसएल ब्रांड है वो इस चीज़ के लिए मशहूर नहीं है, हाई बॉलिंग रन्स के के लिए, लिए, बॉलिंग बॉलिंग के ये लिए हमेशा मशहूर यही था। बात करता है। और यही खूबसूरती थी जिसकी वजह से यहाँ दुनिया भर के बैटर्स आकर खेलना पसंद करते थे। अपनी टेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लें या परफॉर्म करते थे, जिसकी बहुत बड़ी मिसालें हैरी ब्रूक है, विल स्पीड है, इंग्लिश क्रिकेटर सारे आए यहाँ पे खेल के और सीधे इंग्लैंड खेल गए। उससे पहले वो इंग्लैंड नहीं खेले हुए थे। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ तक हमने पीएसएल को नुकसान पहुँचाया इस तरह की पिचेस बना के और इतने हाई रन। इसकी वजह आसिफ भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि ये मोनोटोनस हो जाएगा। 24 घंटे में 5 सेंचुरियाँ, जहाँ 5-5 साल में एक सेंचुरी बनती है पूरे वर्ल्ड में T20 में, वहाँ अगर 24 घंटे में 5 सेंचुरियाँ बन जाएंगी और फिर 240 होगा और वो चेज़ हो जाएगा, और फिर अगले दिन 240 होगा और फिर चेज़ हो जाएगा, अगले दिन 262 हो जाएगा। कहाँ हैरत कदे खुलते जा रहे हैं। हम कहते थे कि अब इससे आगे क्या होगा, 205-10 हुआ, हमने कहा बल्कि इससे अभी आगे किसी क्या हुआ, क्रिकेटर ने कहा ना कि 300 रन हो जाएंगे अब। हो जाएंगे, बिल्कुल हो बिल्कुल जाएंगे। कमेंट्री आप सुन रहे थे तो वो कमेंटेटर वकार यूनुस ने बल्कि ये कहा कि मैं ऐसा देख रहा हूँ कि हो सकता है 300 रन ना हो जाए। तो ये तो डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि इससे तो पीएसएल को नुकसान हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपके ख्याल में भी नुकसान हो बिल्कुल रहा है? देखें आप, हम पिचेस पे कब से बात कर रहे हैं, हम आज से बात नहीं कर रहे, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। न्यूजीलैंड सीरीज़, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़, उससे हम बात कर रहे हैं कि आपको अपने पिचेस का म्यार जो है वो बेहतर बनाना होगा, वरना आपको अच्छी लड़के नहीं मिलेंगे। अभी तो हम बड़ा खुश हैं, हमने नई टीम सेलेक्ट कर ली, 6 को बाहर कर दिया, 6 को अंदर लेके आ गए। लेकिन यहाँ पर परफॉर्मेंस भी तो देखें, किन विकेटों पर बैटर्स ने परफॉर्मेंस दी है और किन विकेटों पर जो है वो उन्होंने रन्स किए हैं। यहाँ तो आपको मतलब उसका स्टाइल भी यूँ है, उसने यहाँ भी छक्का मार दिया, उसने जो है वो फाइन लेग भी पीछे हट के छक्का मार दिया। ये चीज़ें जब आप किसी सेमी कंडीशन में जाएंगे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, तो वहाँ ऐसा छक्का आप नहीं मार सकते, वहाँ की कंडीशन बड़ी वो होती है। तो मेरे ख्याल में यहाँ जो बॉलिंग का म्यार था, बीच का एक हिस्सा रखना चाहिए था कि अगर 60-165 रन बनते हैं तो दूसरी टीम, अगर हम कहते हैं ना जी तमाशाई चौके छक्के देखने आते हैं, ऐसा नहीं है। तमाशाई अच्छा मैच, तमाशाई अच्छा मैच देखने आते हैं कि अगर इसने 160 रन बनाए तो इसकी बॉलिंग ऐसी है कि अपनी टीम को मैच जितवा देगी। तो ये चीज़ें शायकीन देखने आते हैं, ये नहीं छक्के चौके मार दिए मैच ही बोरिंग हो गया। 262 रन पे मुझे बताएं 9 रन से आप मैच जीत रहे हैं, वो भी अगर मेरे ख्याल में एक ओवर अच्छा हो गया था, वो अगर वो अच्छा नहीं होता तो वो 263 भी चेंज हो रहे थे। तो डॉक्टर साहब आपकी बात तो बिल्कुल सही, लेकिन एक नया आपने रुख खोल दिया डिस्कशन का। पीसीबी, फिर ये क्या सोच के पीसीबी ने ये किया होगा? commercialism, but commercialism shouldn't be on the top of cricket. अगर क्रिकेट से ऊपर चला जाएगा कमर्शियलिज्म तो क्रिकेट कहीं ख़त्म होकर रह जाएगी, दब के रह जाएगी। और यही हम इस PSL 8 में देखने को मिला। इस यकसानियत से अभी शायद लोगों को लग रहा है, वैसे तो हम आज ही बात करने लग गए हैं, अभी तो अभी ख़त्म भी नहीं हुआ और हम इसको नहीं, अब तो खैर पिंडी का लेग तो खत्म हो गया ना, पिंडी इज डन एंड डस्टेड, अब तो लाहौर में होंगे बिल्कुल। लेकिन ये यकसानियत का शिकार हो जाएंगे, ये लोग देखने वाले लक्ष्य कि जी इसमें तो 200 रन बन जाएंगे, 250 बन जाएंगे, 250 बन जाएंगे, तो हमें क्या मजा आएगा। क्योंकि पिंडी की पिच का जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर था वो 192 था, अब लेकिन 200 अभी होगा, अब 209 हो गया। बिल्कुल मैं यही कह रहा हूँ, 200 प्लस हो गया है फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर। बिल्कुल, तो दिस इज नॉट ऑन, आई मीन या और इससे उनके कमर्शियलिज्म को भी नुकसान पहुंचेगा। जब लोगों को पता है कि ये कोई टेप टेनिस तो नहीं हो रही। अब मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जब मैच हो रहा था कौन सा वाला, बहरहाल उसमें आखिरी चेज़ में 12 बालों पे तकरीबन कोई 42 रन के इसके आसपास चाहिए थे। मेरे साथ एक बड़ा सुपरस्टार टेप टेनिस का बैठा हुआ था, मैच देख रहा था। नाम बताइए सुपरस्टार। इस्लामाबाद के हैं तो उनका शायद नहीं आप बताइए, टेप टेनिस के तो बड़े बड़े स्टार हैं। हाँ, सलमान है उनका नाम। सलमान। तो वो कहते हैं कि मुझे कहते हैं हफीज़ भाई ये बन जाएंगे। मैं कहता 12 बालों पे 42 बन जाएंगे। कहता क्या है हफीज़ भाई, 7 छक्के चाहिए ना। अप्रोच बात हम कर रहे हैं अप्रोच की, कि उसके लिए 12 बालों पे 22 रन करने नहीं, 21 रन करने नहीं इंपॉर्टेंट, ही नीड्स 12 बाल 7 छक्के। ये टेप टेनिस की प्योर अप्रोच है। टेप टेनिस का आपने जिक्र किया तो मैं छोटा सा आपको अपडेट भी कर दूं, मुबारकबाद आपको दे दूं कि आपने यूएसए को 3 मैचेस की सीरीज अभी हराई है, कल ख़त्म हुई है 12 को। तो 3 मैचेस, एक कनाडा में हुआ था, बाकी दोनों ह्यूस्टन टेक्सास में हुए थे। तो पाकिस्तान जो आपकी टीम है कनाडा वाली, जिसके मैनेजर हैं फ़ारूक सदीकी साहब, और उसमें बड़े बड़े अच्छे प्लेयर्स थे, टेप टेनिस की टीम यूएसए की टीम को हरा दिया
3 मैचेस थी। और ये राइवलरी ऑफ यूएसए एंड कनाडा, इट गोज यू नो बैक टू 18th सेंचुरी। दैट्स राइट। 1845 में पहला मैच हुआ था, न्यूयॉर्क में खेला गया था, यूएसए वर्सेस कनाडा। तो ये आपकी राइवलरी बहुत पुरानी है, इस तरह के आप फील करते हैं यूएसए से खेलने से पहले? हाँ, वैसे तो खैर वहाँ जो राइवलरी यूएसए और कनाडा के दो डिफरेंट शर्ट्स पहन के ज़रूर खेल रहे होते हैं, लेकिन जो कभी हुआ करती थी वो उसमें वो जान बाकी नहीं रही। उसकी शायद वजह यह है कि अब एक ही कम्युनिटी के लोग दोनों तरफ खेल रहे हैं। पाकिस्तान इंडियन इधर भी हैं, उधर भी पाकिस्तानी इंडियन ही है। इनका एक बड़ा मशहूर कप है ऑटी कप। मुझे भी एजाज़ हासिल हुआ इसका एक दफ़ा उसको ऑफिशिएट करने का। तो टोरंटो जो क्रिकेट ग्राउंड है टोरंटो क्लब का, उसमें होता है वो। दैट्स वेरी गुड, 5 स्टार माहौल, बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट वाला माहौल होता है वहाँ भी। तो वो 2 इनिंग्स पर मुश्तमिल, एक इनिंग्स पर मुश्तमिल होता है 2 दिन का। यानी कि एक इनिंग हम 90 ओवर की खेलते हैं, फिर दूसरे 90 ओवर की इनिंग खेलते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड राइवलरी दो, बट स्टिल अगर वो कहना कि उसमें वो ज़ील और जेस्ट वो जो पाकिस्तान इंडिया के मैच में या किसी भी क्रिकेटिंग नेशन में, इंडिया ऑस्ट्रेलिया में, वो ऑफ कोर्स उसमें वो नहीं है, जाहिर है वो तो। लेकिन और दूसरे स्पोर्ट्स में होता होगा, आइस हॉकी में या अमेरिकन फुटबॉल में? सर आइस हॉकी तो मत पूछिए। 2010 का फाइनल आइस हॉकी का कनाडा वर्सेस अमेरिका, उसका मैं एनी शाहिद हूँ, मैंने खुद देखा हुआ है वहाँ पे। हमारे ही शहर में वैंकूवर में 2010 विंटर ओलंपिक्स हुए थे, उसका फाइनल कनाडा ने जीता था। तो मुझे नहीं पता था कि कनाडा में इतने लोग रहते हैं। मेरा ख्याल शायद उस दिन कोई बंदा घर पे नहीं बैठा हुआ, वो मैच देखा जाता है। मतलब डाउनटाउन में मिलियंस ऑफ पीपल। स्पोर्टिंग राइवलरी है दोनों मुल्क, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और दूसरा आपने टेप बॉल की बात की, देखें टेप बॉल जैसे इन्होंने कहा कि 90 ओवर का इन्होंने जो है वो नहीं टेप बॉल का तो नहीं था। टेप बॉल की आप नो नो दैट्स ऑटी कप सर। हाँ, टेप बॉल से इनका ताल्लुक। लेकिन अभी पाकिस्तान ने जिसमें आप भी जाते हैं, वो पाकिस्तान ने अभी इस टेप बॉल शुरू किया है, उसमें 2 इनिंग्स वाला किया है कि 6 ओवर की पहली इनिंग्स होगी, फिर वो होगा। तो ये अच्छा है, एक नया आइडिया। इसका मोजिद मैं हूँ, बिल्कुल सही में कह रहे हैं, बहुत अच्छा आइडिया है कि भाई मोजिद मैं हूँ। मैं ऐसे बता रहा हूँ, यूएसए में हुआ था 2016 में वो टूर्नामेंट, हमने भी किया था, मैं भी गया था यहाँ से। और न्यूज़ 1 का जो टीवी है वहाँ पर, टीवी 1 ग्लोबल, उसने उस टूर्नामेंट को कवर किया था। तो बड़ा अच्छा हुआ था वो। 2 इनिंग्स पर मुश्तमिल T20 गेम। आमिर सुहेल साहब उसके टूर्नामेंट डायरेक्टर थे। ज़बरदस्त मैच हुआ था, ह्यूस्टन में हुआ था वो। तो यहाँ जो अभी आप देखें असगर अली साहब में मैचेस हुए, बड़ा अच्छे मैचेस हुए, लोग देखने भी काफ़ी आए। तो एक अच्छा होता है यार, पहली इनिंग में चलो हमने कम स्कोर किया, दूसरी इनिंग में हम लीड लेके हम जीत भी सकते हैं। तो एक अच्छा है कि इसमें आपको जो मौका मिलता है। ये अच्छा। टेप बॉल के स्टार्स की अगर आप बात करें तो यहाँ पे तैमूर मिर्ज़ा, खुर्रम चकवाल, बिल्कुल, मियाँ चुन्नू, असद 360, बड़े लड़के निकल आए, और छोटा विक्की, मतलब ये लड़के वहाँ पर भी ब्रांड है। अमेरिका में भी इनका नाम है, कनाडा में भी इनका नाम है। कनाडा अमेरिका में तो अब बहुत सारे पाकिस्तानी लड़के गए हैं। अमेरिका में अगर बात करें, नजफ शाह है वहाँ पर, रमीज़ राजा जूनियर वहाँ गया है, समी असलम वहाँ गया है। उसके अलावा और भी लड़के वहाँ गए हैं, और वो एहसान आदिल वहाँ पर है। उसके अलावा और भी बहुत समय नाम किस के। यासिर अरफात देखें, ये भी वहाँ जाके ज़्यादा कोचिंग वहीं की कर रहा है। ठीक है, यासिर अरफात तो एक क्वालिफाइड कोच है। तो पाकिस्तान से लड़कों का यूएसए शिफ्ट होना, ये कनाडा जाना, कनाडा में भी है, अनूप रवि है, उसके अलावा और भी लड़के हैं। ये कैसा आपको ये सूरत हाल लगती है? वो ब्रेड एंड बटर के लिए जा रहे हैं या क्रिकेट के लिए जा रहे हैं आपके ख्याल में? मुझे लगता है कि बहुत सारे यंगस्टर्स को ये पता नहीं है, मालूम नहीं है। अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जब हमारे यहाँ पाकिस्तान में यानी कि यंगस्टर्स की क्रिकेट ख़त्म होने की तरफ जाती है, उनको पता चल जाता है कि हमारा फ्यूचर नहीं, हम पाकिस्तान नहीं खेल सकते। अंडर 19, मोस्टली अंडर 19 के लड़कों के साथ ये प्रॉब्लम आता है। उनमें से 1-2 बाबर आजम जैसे तो निकल जाते हैं आगे, जो सुपरस्टार होते हैं और हैं वो तो निकल जाते हैं आगे, पाकिस्तान खेल जाते हैं। जो नहीं खेल पाते, डिपार्टमेंट जैसे पिछले अरसे में डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी खत्म हो गई थी, तो उनको समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या करें। मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता। वो समझते हैं कि हम कनाडा में वर्ल्ड कप। आपकी बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और ख़ासी गौर तलब भी बात है। ये सूरत हाल क्यों ऐसी होती है कि पाकिस्तान से अच्छे खासे लड़के जा रहे हैं और अच्छी खासी भारी रकम उनको दी जा रही है। जिस तरह समी असलम है, उसका जो मुआहदा है वो $3 लाख का है, 3 साल तक $3 लाख विद अकोमोडेशन, विद फूड एंड स्टफ उसको मिल रहा है। उसको गए हुए तकरीबन 1.5-2 साल हो गए। तो इस सूरत हाल पर भी हम बात करेंगे, PSL के मुकाबलों पर हम बात करते रहेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन। स्पोर्ट्स वन का मकसद जो हमने इस प्रोग्राम को सजाया वो तो PSL का मामला है, लेकिन जो इश्यूज आते जाते हैं ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि दीगर स्पोर्ट्स में भी आते हैं, वो भी हम आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम
का मकसद ये है कि हम वर्ल्ड ओवर होने वाले सारे मामलात पे हम नज़र रखते हैं। हमने आपको अपडेट्स देते रहे और देते रहेंगे। आज हम जो मौजू चुना है बड़ा टची मौजू, बड़ा ही ज़्यादा ये लड़के यहाँ पर परेशान थे, डिपार्टमेंट्स बंद हुए। जिस तरह सा मेरी बात रमीज़ राजा जूनियर से हुई, वो डिपार्टमेंट में खेलते थे, वो चले गए। उनसे पहले भी बहुत सारे लड़के गए हुए हैं, उनके भी नाम हमने लिए। तो ये डॉक्टर साहब आप कर रहे थे बात के यहाँ सूरत हाल ख़राब है, डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद है, लड़कों की एज ज़्यादा हो जाती है, तो उस हवाले से अपनी बात मुकम्मल कीजिए। जी बिल्कुल, अगर तो वो अपनी सेटलमेंट के लिए जा रहे हैं ना, तो मैं उनको ये बताना ये चाहता हूँ कि अगर वो क्रिकेट को बेस बना करना चाहें, कनाडा की क्रिकेट स्पेशली, मैं अमेरिका की बात नहीं कर रहा, लेकिन कैनेडियन क्रिकेट में एटलीस्ट ये है कि वहाँ पर फ्यूचर क्रिकेट का नहीं है। अगर तो वो ये सोच कर जा रहे हैं कि हम वहाँ फाइनली सेटल हो जाएंगे, हमारी क्रिकेट यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, तो हमें वहाँ पे सेटल हो जाना चाहिए, दैन इट्स अप टू देम, वो उनका फैमिली मैटर है, आई डोंट हैव टू से एनीथिंग। लेकिन अगर वो ये सोच के जा रहे हैं कि हम वहाँ पर क्रिकेट खेलेंगे, हम कनाडा खेल जाएंगे, खेल भी जाएँ, तो कोई ऐसा हाँ, मतलब एक लड़का है जो वहाँ कमाल नहीं है। कनाडा की वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होने वाली है, अनूप रवि, कीपर बैट्समैन है PIA का। तो वो यहाँ नहीं खेल सका, फर्स्ट क्लास तक खेले, वो अंडर 19 खेले। वो इस वक्त कनाडा में, उसका टाइम पूरा होने वाला है जो उसको स्टे वहाँ पे करना। तो वो कह रहा था कि मैं एलिजिबल हो जाऊँगा टू प्ले कनाडा। तो आपने जो बात की कि उनको इससे फ़ायदा क्या होगा, मैं बदी से पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ कि बदी उसको जानते हैं, अनूप रवि को जानते हो, तो ये तो बड़ा अच्छा पॉइंट है कि वहाँ क्रिकेट खेल भी लोगे तो क्या कर लोगे। देखिए आसिफ भाई, बहुत सारे लोग जो यहाँ से जा रहे हैं, अब यहाँ जो आपको माशी सूरत हाल है वो भी आप देख रहे हैं ना। अब बहुत सारे जो क्रिकेटर हैं वो पहले जाके अपने आप को आजमाते हैं क्रिकेट में। अगर क्रिकेट में उनको अच्छा चांस मिल जाता है या अच्छी जगह से कोई आजकल तो आपको मालूम है कि मल्टीनेशनल कंपनियां जो है कितनी क्रिकेट खेल रही हैं, तो वहाँ अगर किसी क्लब की भी क्रिकेट आपको मिल जाए तो इतने पैसे आपको मिल जाते हैं जो पाकिस्तान में आप साल में नहीं कमा सकते। तो मेरे ख्याल में ये सोच लेकर जो क्रिकेटर्स होते हैं वो भी चले जाते हैं। हाँ, अगर क्रिकेट में वहाँ कुछ भी नहीं है तो फिर एक फ़ायदा उनको ये होता है कि चलें भाई, वहाँ जाके आपने कोई जॉब तो करनी है, यहाँ भी जॉब करनी है, वहाँ भी जॉब करनी है, तो यहाँ से आपको 4 गुना ज़्यादा पैसे वहाँ मिल जाते हैं, तो आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर जाती है, आपकी लाइफ बड़ी अच्छी गुजर जाती है। पहले यहाँ पर डिपार्टमेंट क्रिकेट होती थी, लोगों जो है वो 3-4 टूर्नामेंट उनको खेलने पड़ते थे, सैलरियाँ जो हैं 1 लाख 1.5 2-2 लाख रुपए होती थी, लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन जब से डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म हुई है, बहुत सारे क्रिकेटर जो हैं आपसे 3-4 हज़ार क्रिकेटर जो हैं, ये हम तो बात करते हैं ना 100-200 की, वो वाली कहानी नहीं है। 3-4 हज़ार क्रिकेटर जो हैं वो बेरोज़गार हुए। किसी ने आपको मालूम है टैक्सी चलाना शुरू कर दी, कोई जो है वो फूड पांडा की जो है वो बाइक चलाने लग गया, कोई डिलीवरी बॉय बन गया। तो इस तरीके की बहुत सारी उनके साथ प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा कि इस मुश्किल से निकलने के लिए हम बाहर ही चले जाते हैं, क्रिकेट ना मिली तो कोई और काम कर लेंगे। तो ये सोच लेकर यहाँ पे कोई भी लड़का है वो जाता है। जानिसार खान एक लड़का था यहाँ पर PIA का, और उसने भी जूनियर लेवल क्रिकेट खेली। वो 2015 में अमेरिका 2014 में गया था। वो ये बिल्कुल एग्जैक्टली वो यही वो काम ही कुछ और कर रहा है और क्रिकेट उसको मिलती जाती है। अच्छा प्लेयर है, वो ऑलराउंडर है, ह्यूस्टन टेक्सास में वो रहता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि वहाँ करियर, क्रिकेट करियर नहीं है दोनों मुल्कों में, कनाडा अमेरिका में। जी बिल्कुल, आपने सही कहा आसिफ भाई। 5 दिन आपने काम करना है, यहाँ भी आप कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे लड़के जो जाते हैं वो विजिट वीज़े पे जाते हैं, या क्रिकेट का ही कोई समहाउ विजिट वीज़ा लेके जाते हैं, तो उनको अंडर द टेबल काम करना पड़ता है, क्योंकि सर्टेन आवर्स से ज़्यादा आप जॉब नहीं कर सकते। क्रिकेट होती है सिर्फ सैटरडे संडे, उनमें से हो सकता है उनके क्लब का मैच एक ही दिन हो, डबल हेडर कम होते हैं, या सैटरडे को खेलेगा या संडे को खेलेगा। उसके लिए उनको कितने पैसे मिलते हैं, क्योंकि क्लब्स को कोई पैसे नहीं मिलते। क्लब कहीं से क्रिकेट अमेरिका से या कैनेडियन क्रिकेट से कोई पैसे नहीं ले रहा जो उसको दे, तो क्लब ने अपने जेब से पैसे देने हैं उसको। तो कितना अफोर्ड कर लेगा वो 11 प्लेयरों को पैसे नहीं दे सकता, कोई एक आध होता है जिसको पैसे मिल रहे होते हैं। तो ये कम से कम मिसकंसेप्शन में ख़त्म करना चाहता हूँ। बाकी मर्जी है, जिन्होंने जाना है उन्होंने जाना है, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ ख़ास तौर पर हमारे कुछ टेस्ट क्रिकेटर्स भी हैं। मुझे थोड़ा दुख के साथ ये बात करना पड़ रही है कि हम जब उनको वहाँ देखते हैं, वो जो टेस्ट क्रिकेट खेल के गए, अच्छी खासी क्रिकेट नामी गिरामी प्लेयर भी गए, तो उनको देख कर जब वहाँ हमें लगता था कि नहीं यार, ये हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मोहम्मद आसिफ आजकल USA में है, वो भी कोचिंग कर रहे हैं, थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कोचिंग करते हैं। समी असलम का जो मैं आपको बता रहा था, वो टेस्ट क्रिकेटर है, पाकिस्तान से शायद 12-13 टेस्ट मैच उसने खेले। फर्स्ट क्लास में बहुत रन किए, फर्स्ट क्लास में बहुत रन किए, अंडर 19 का कैप्टन था। उसको जो 3 लाख का मुआवजा हुआ है, वो USA क्रिकेट बोर्ड ने के ही नुमाइंदे ने एक उनको अप्रोच किया था, जो कि इंडियन है या इंडियन ओरिजिन है उनका। तो वो 3 साल के अंदर एलिजिबिलिटी हो जाएगी वहाँ पर उसकी, वो USA को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये ट्रैक उन्होंने बनाया, USA क्रिकेट को बहुत फास्ट ट्रैक पे लेकर आए हैं। क्या मैं बल्कि न्यूजीलैंड का
जो था कोरे एंडरसन या कोई था न्यूजीलैंड का, वो भी जा चुका है वहाँ पर बिल्कुल और वो भी एलिजिबल, हाँ वो जिसके पास रिकॉर्ड भी था, शायद अफरीदी का रिकॉर्ड उसी ने ब्रेक किया था, उसी ने वनडे क्रिकेट का था। तो वहाँ पर अब क्रिकेट ऐसी वो करेंगे, दूसरे मुल्कों के लोग लेके अपनी क्रिकेट टीम बना ले, तो ये भी एक सूरत हाल है। ठीक है, इसमें मतलब अगर जिनको चांस मिल रहा है वजूर, मैं इमरान फरद की बात करना चाह रहा था। अब तो खैर वो अफगानिस्तान के साथ आ गए कोच के तौर पर, लेकिन वो काफ़ी साल वहाँ पे स्ट्रगल करते रहे ना, मतलब छोटी मोटी कोचिंग कर रहे हैं, मैच खेल रहे हैं। आप जानते होंगे मंसूर अख्तर साहब को? जी जी बिल्कुल जानते हैं। मंसूर अख्तर साहब वो भी एक बहुत मतलब वो भी अमेरिका में कर रहे थे कुछ ना कुछ, लेकिन वो भी अपने स्टेचर के हिसाब से काम नहीं कर रहे थे। तो मंसूर अख्तर साहब अब तो आ गए मंसूर अख्तर, आप पाकिस्तान देखिए वापस। बहुत बड़ा नाम था जब पाकिस्तान टीम में आया, तो लोग उसके, आपको तो याद होगा आसिफ भाई कि एक वर्ल्ड बहुत मीनिंग के ज़बरदस्त बैट्समैन आया था। लेकिन वही होता है कि जब पाकिस्तान में आप खेल रहे होते हैं, आपने वही 4-5 मैचेस की अगर सीरीज़ में नाकाम हुए या इस तरह की कुछ हुआ, तो फिर आपका कैरियर बिल्कुल एंड में चला जाता है, फिर आपको कोई पूछता नहीं है। तो मंसूर अख्तर यहाँ पर जो थे, फिर आप एक बैंक में भी आपको याद होगा, एक बैंक के साथ भी काफ़ी अच्छा उन्होंने क्रिकेट खेली है, फिर उनकी मैनेजमेंट में भी रहे, उसके बाद वो यहाँ उसका कुछ नहीं हुआ, फिर बाहर चले गए और वहाँ कुछ कहानियाँ भी उनकी हुई, आपको यहाँ पता भी चली होंगी। फिर यहाँ आए तो हमने उनको नेशनल स्टेडियम में उनको, मेरी मुलाकात उनसे अमेरिका में हुई थी। बिल्कुल, तो वहाँ पर उनके ऊपर लेवल भी वो लगा। फिर हमने नेशनल स्टेडियम में उनसे जब उनको पकड़ने की कोशिश की, उनसे बात करने की कोशिश की, तो वो हम निकल गए थे। तो ये चीज़ें होती हैं जब आप एकदम से वहाँ चले जाते हैं। बहुत सारे डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना कि यार टेस्ट क्रिकेट को देख कर वहाँ पर हमें जो है अफसोस होता है। असल में ये होता है कि जब आप क्रिकेट से बाहर हो जाते हैं और आपकी इस तरह की परफॉर्मेंस नहीं होती, यहाँ तो बोर्ड क्या करता है, उन्हीं लोगों को नौकरियाँ देता है, उन्हीं लोगों को ओहदे देता है कि जो मनपसंद होते हैं या फिर जिनकी दोस्तियाँ यारियाँ चल रही होती हैं। बाकी कोई ना कोई, आप देखें ये बोर्ड आया, अब नई मैं आपको बात बता दूं कि नदीम खान को पहले उन्होंने तनख्वाह आधी कर दी थी, अब उनको कह दिया कि आप जाएं। फिर उसके बाद जाकिर खान का भी मुद्दत पूरी होने वाली है, उनको भी रिटायरमेंट का कहा जा रहा है कि आप भी घर जाएं। तो फिर हमारे जो मीडिया डायरेक्टर साहब हैं उनको भी तनख्वाह बिल्कुल आधी कर दी, और उसके बावजूद भी उन पे उनकी उंगलियां उठाई जा रही हैं कि इनका काम सही नहीं है। तो ये चीज़ें जब हो जाती हैं तो खिलाड़ी खुद बहुत दिल बर्दाश्ता हो जाता है, तो फिर अपने रोजगार के लिए ये सियासत आपको क्रिकेट बोर्ड में कैसी लगती है डॉक्टर साहब? आपको अच्छा लगता है ये कि लोग आते हैं अपने से पुराने लोगों को निकाल देना, चाहे वो कैसे भी हो? इससे पहले वसीम खान साहब ने ये किया, इससे पहले नजम सेठी साहब के दौर में भी यही हो रहा था। ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? मेरिट, ये अपॉइंटमेंट जब पॉलिटिकली होगी तो आगे सारे उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट। तो जो चेयरमैन अपॉइंट होता है वो पॉलिटिकल होता है? बिल्कुल है पॉलिटिकल। तो जब वो होता है तो फिर ट्रिकल डाउन तो होगा। वो होगा बिल्कुल। लॉबीज़ है ना, जब वो चेयरमैन आएंगे तो अपनी लॉबी लेके आएंगे। अब इस बोर्ड अभी जो उनके साथ मौजूद लोग हैं जितने भी सारे, मतलब नाम लेने की जरूरत नहीं, सारे के सारे पिछले 15, 20, 25, 30 साल से इसी क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं। आज भी सारे के साथ एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। तो वो पॉलिटिकल जो इफेक्ट है वो सारा आएगा, तो उसी तरह से फैसले भी होंगे। इवन वो इफेक्ट सिर्फ वहाँ तक नहीं रहेगा, वो सिलेक्शन तक भी आएगा। अभी कल की सिलेक्शन की हम बात करें, जो मतलब रिसेंटली जो अफगानिस्तान की टीम सिलेक्ट की करनी थी इस पर बात। जी चले मैं उसको स्टार्ट कर देता हूँ। वो ये कि हारून रशीद साहब सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है और ये उनका काम है। मेरा मानना ये है कि जिसका काम उसी को साझे। साथ अगर चेयरमैन पीसीबी क्रिकेट बोर्ड, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साथ बैठे होंगे तो ये क्या पैगाम जाएगा? बताइए, मैंने कल क्या कहा? बिल्कुल, हमने डिस्कस हमने यही बात की थी कि मैंने कहा मैंने पहली मर्तबा देखा है कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बराबर में बैठा है और चीफ सेलेक्टर पहली मर्तबा पहली बार हुआ है पाकिस्तान में। अब वसीम को लोग क्यों नहीं पसंद करते थे? जो चीफ सेलेक्टर था वो यही करता था, वो किसी की सुनता नहीं था। वो कप्तान के मामले में तो बोर्ड के चेयरमैन से बात कर लेता था, लेकिन खिलाड़ियों के मामले में किसी से डिस्कस नहीं करता था। हाँ, कप्तान को लूप लेता था, हेड कोच को लेता था, जो मैनेजमेंट है उसको लेता था, लेकिन ये नहीं कि आप चेयरमैन को बोलें कि भाई ये 6 लड़के हैं, इसमें से 5 कौन से सेलेक्ट करूँ, ऐसा नहीं होना। तो ये अब मान लें अभी एक कमेटी आसिफ भाई बनाई है, वो जो एशिया कप और वर्ल्ड कप को देखेगी, उसमें भी वही 4 नाम है कि जो आपने यहाँ रखे हुए 14 रुकनी टीम में। तो मुझे बताएं क्या पैगाम जा रहा है? तो ये ऐसा थोड़ी होता है। फिर आप लड़कों को निकाल देते हैं, उनको पैसे नहीं देते। अभी आपके सामने कितने कोचेस को फारिग किया? 150 कोचेस हैं, जिसमें जो टॉप के कोचेस हैं ना CCA के, यानी सिंध के टॉप के कोच, उनको पैसे मिल गए। जो नीचे जोन के कोच थे वो 2 महीने से रो रहे हैं। वही तो ये सब होता है। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद हम आपके सामने फिर आएंगे। ये सारी कड़वी बातें हम करते रहेंगे क्योंकि हमारे पास है ही है करने के लिए। एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद मिलते हैं। स्पोर्ट्स वन में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हमारा प्रोग्राम आज बड़ा डाइवर्सिफाइड है
काफ़ी हम टॉपिक से बात कर रहे हैं। PSL की सूरत हाल पर बात शुरू की थी हमने, उसी पर हमें कल मुकाबला होगा। पहला प्लेऑफ लाहौर कलंदर्स मुकाबला करेगा मुल्तान सुल्तान का, यानी बाबर आजम बाबर नहीं, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद रिजवान की टीम्स आमने सामने होंगी। दोनों ही कौमी टीम का हिस्सा नहीं है जो अफगानिस्तान में खेलेगी। तो आप कौमी टीम के हवाले से कैसा देखते हैं? बड़े बड़े प्लेयर्स को रेस दे दिया, इनके अलावा फ़खर जमान नहीं है, बाबर आजम द ग्रेट कैप्टन हमारे वो भी नहीं है। तो इस टीम को आप कैसे देख रहे हैं? मेरा ख्याल है इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था इन तमाम यंगस्टर्स को चांस देने का, और ये एक बोल्ड डिसीजन है जो अच्छी बात है, बोर्ड की ज़रूर करनी चाहिए। हम किसने क्रिटिसाइज लिया ज़्यादा ये करते डिसीजन? हैं। किस हारून रशीद साहब ने लिया होगा? वही ले सकते हैं इतने बोल्ड डिसीजन। ये तो मेरी भाई आप स्किन कहें से हाँ, बाहर मैं आप कहें हाँ। हो हारून सकता रशीद? है, हो सकता हारून रशीद साहब इसका हर सवाल का जवाब बेहतर से दे सकते हैं, लेकिन लगता नहीं है। जो अभी अभी उन्होंने बात की थी कि अगर 7 सेठी साहब बैठे होंगे तो फिर हारून रशीद साहब का डिसीजन लगता नहीं है ना। यार ये क्या बात की? ये तो हारून रशीद साहब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, नहीं इनके तो दोस्त हैं। नहीं आसिफ भाई, बात बिल्कुल सही है आप वाली कि हारून रशीद कभी भी फैसला खुद नहीं करेंगे। जो उनको कहा जाएगा वही वो करेंगे, क्योंकि अब वो उस दौर से गुजर रहे हैं कि जब अब तो मेरे ख्याल में अगर नजम सेठी नहीं आते तो हो सकता है हारून रशीद भी ना आते, कोई और होता तो उनकी जगह कोई और होता। लेकिन कहने का मकसद है ये जो टीम अनाउंस हुई है ना, ये कोई भी चीज़ सेलेक्टर के उस पर नहीं हुई है। टीम तो अच्छी है ना, टीम टीम तो अच्छी लेकिन है। टीम अच्छी ज़रूर है, लेकिन आसिफ भाई मैं इसके हक में नहीं हूँ कि इतनी ज़्यादा चेंज है। आप करें चेंज, ये नहीं है आप एक टीम को इतना हल्का भी ना समझें कि कल अगर आप हार गए तो यही जो हम कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया है कि लड़कों को सिलेक्ट कर दिया, कब हार गए कल हम ही कह रहे होंगे यार किसने कहा था आप इतनी चेंजिंग करें। आप चेंजिंग जरूर करें, 7-8 लड़के तो बाहर ना करें, कम से कम आप 2-3 को या 4 को जो आप देख रहे हैं कि इनको रेस्ट की ज़रूरत है उसको आप जो है वो कर दें, उसके बाद 3-4 को चांस दे दें। आपने एकदम से 7-8 प्लेयर को जो है वो बेंच पे लेके आ गए, इससे ये नहीं होगा कि आपने बहुत बार मैं तो जब मानूंगा जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनको चांस दें, मैं जब मानूंगा जब इंग्लैंड के खिलाफ इनको चांस दें। वहाँ तो आप नहीं देंगे, वहाँ इसलिए कहेंगे वहाँ बाबर ही खड़ा होगा, रिजवान ही खड़ा होगा, ये होगा। आज बातें हो रही हैं कि बाबर आजम और रिजवान जो हैं उन्होंने जो है एक जोड़ी बन गई है, वो हटना नहीं चाह रहे अपनी पोजीशन से। आप देखें पिछले कितने मैचेस हैं, वर्ल्ड नंबर 1 पे एक होता है, नंबर 2 पे दूसरा होता है, यही चल रहा है। कप्तान जो है इतनी जल्दी कप्तान नहीं बन जाता। आप शदाब कप्तानी करेगा आपको खुद ही पता चल जाएगा। एक ऐसा कप्तान आपको चाहिए कि जो मुकम्मल फिट हो, जो टीम को फ्रंट से लीड कर सके, जिसकी अपनी परफॉर्मेंस भी हो। कल अगर शदाब खान की बॉलिंग और बैटिंग में परफॉर्मेंस नहीं हुई, हम ही बात कर रहे होंगे कि यार एक ऐसे बंदे को कप्तान बना दिया जिसकी अपनी ही परफॉर्मेंस नहीं है। तो कप्तान का काम होता है फ्रंट से लीड करना। तो ये जो चीज़ मैं कह रहा हूँ कि इतने, और नसीम शाह इनफिट है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, नसीम शाह इनफिट है, उसके घुटने में चोट है, उसको शामिल कर लिया गया। क्यों उसको शामिल किया? उससे क्या चीफ सेलेक्टर ने पूछा था कि भाई तुम फिट हो या नहीं हो? उसको क्यों शामिल किया गया? उसकी जगह अब्बास अफरीदी ने मैच, अब PSL आपको कह रहे हैं कि हम उस पर दे रहे हैं, मैच का जो टॉप विकेट टेकर है उसको तो आपने लिया, पिंडी की पिच पे 5 आउट कर 5 आउट कर दिए, उसको आपने नहीं लिया। पिंडी की पिच जो आप जिसका जिक्र कर भी रहे थे कि रन्स गैलोर था वहां पर, वहां 5 आउट करने वाला बॉलर PSL का टॉप बॉलर वो नहीं है टीम में, एहसानुल्लाह है। चलो ठीक है, एहसानुल्लाह ये ठीक दोनों एक ही टीम से हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये भी इतना बुरा डिसीजन नहीं है, इसलिए कि उसके पास अभी लॉन्ग रन है। अब्बास अफरीदी की बात कर रहे हैं, एहसानुल्लाह के भी यंग है, इज क्वाइट यंग टू, लेकिन उस प्रॉमिस पे अगर पिक किया जाता तो मैं एहसानुल्लाह को पिक करता। एहसानुल्लाह बिकॉज ऑफ स्पेस। नहीं That's right. उसकी तो पेस बहुत अच्छी है, देखिए, लेकिन आप नसीम शाह में कह रहा हूँ इनफिट है, इनफिट खिलाड़ी को लेके इनफिट पे आप उसको लेके चले जाएं। लेकिन बॉलिंग वो बात बिल्कुल ठीक है। नसीम शाह से हम उसका कंपैरिजन नहीं कर रहे, वैसे इंडक्शन की अगर बात की करें तो अब्बास अफरीदी ने एक में 5 ली, में एक में 2 में 4 ली, तो 2 या 3 मैचों में उसकी काफ़ी सारी विकेट्स होगी। तो नंबर ऑफ विकेट्स को आप टोटल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करना थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो जाती है। अगर कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया तो एहसानुल्लाह थे और वो बिल्कुल ठीक पिक हुए। तो अब्बास अफरीदी के पास अभी टाइम है, ये नहीं कि वो कोई अभी सिलेक्ट नहीं हुए तो वो दोबारा नहीं होंगे, वो ज़रूर दोबारा आएंगे वापस। एहसानुल्लाह है, उसके अलावा मीर हमजा, हम क्या नाम है उसका, उसामा मीर को आप मुझे ये बताएं कि आपने रिजर्व क्यों लिया? वो रिजर्व में है। नहीं, रिजर्व में उसामा मीर को आपने ले लिया रिजर्व में, इब्रार को आपने रिजर्व में ले लिया, सीबुल्ला को रिजर्व में ले लिया। उसामा मीर तो इस वक्त डिजर्व करता था कि भाई आप उसको, आपने मोहम्मद नवाज को नहीं, मोहम्मद नवाज को किस परफॉर्मेंस में टीम में था उसामा, इससे पहले की T20 टीम में नहीं, मुझे ये बताएं और अच्छी बॉलिंग की थी, वही बिल्कुल खेल रहा था। और दूसरा ये है कि आप मोहम्मद नवाज को किस बेस पे खिला रहे हैं? पिछली सीरीज की, पिछली सीरीज आप वर्ल्ड कप में देखिए उसकी परफॉर्मेंस क्या थी, खिला रहे हैं। इफ्तिखार पे क्यों लेके जा रहे हैं?
वसीम जूनियर ने कौन सी परफॉर्मेंस दिया उसको लेके जा रहे हैं। तो भाई यहाँ तो बातें उठेंगी ना जब आपको उसामा मीर को आप इन कर दें। भाई आप 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर क्यों अपनी टीम में रखे हुए? आपके पास इसका मतलब है आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आप एक आध ऑफ स्पिनर है उसको एक एक कवर दिया। इस्लामाबाद से खेल रहा था मुबस्सिर, बेहतरीन ऑफ स्पिनर भी है और बहुत अच्छा बैट्समैन भी है। तो अगर आप फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस है उसकी, फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस है, आप इस तरह की करें ना। आप ये तो सामने जो पीएसएल में आ गया एक क्राइटेरिया आपने बना दिया कि भाई इसने परफॉर्म कर दिया तो इसको हम टीम में ले ये सारे आपके सवालात ना हो, इनको टैकल किया जा सके, इसलिए नजम शेठी साहब बैठे थे। ये वजह थी नजम। कल उन्होंने बड़े तरीके से गोल मोल हर चीज का जवाब दे दिया। ये वजह थी। अच्छा वैसे बदी भाई का एक सवाल का मैं जवाब देता जाऊँ। जी जी जी। थोड़ी सी इख्तलाफ की जिसारत करते हुए लेकिन उन्होंने कहा कि 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर की क्या ज़रूरत थी, नवाज भी हैं और इमाद वसीम भी हैं। जी बदी भाई जी। तो इमाद वसीम बॉलिंग परफॉर्मेंस में नहीं पिक हुए, वो बैटिंग परफॉर्मेंस पर। आई थिंक कि वो ऊपर बैटिंग ही करेंगे। उनको शायद वो एक आध ओवर कहीं एडजस्ट करने के लिए या गुजारने के लिए जहाँ कर किसी को मार पिट गई तो टॉप ऑर्डर में बॉलिंग भी करता है। नहीं जब टॉप ऑर्डर सर उन्होंने बॉलिंग में तो बतौर कप्तान अपने आप को पीछे रखा है। वो अपना हफीज भाई उन्होंने इसमें नहीं की। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज होगी ना, वो उन कंडीशन में शारजा में है तो वो इमाद वसीम आप देखिएगा पहला ओवर कराएंगे ये, क्योंकि वो नई बॉल से बहुत अच्छी गेंद करता है। और अफगानिस्तान के खिलाफ उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। जो वर्ल्ड कप में खेला था, बैटिंग परफॉर्मेंस उसने दी थी जब मैच जीत गए। इसमें उसकी बैटिंग ऐसी है कि 10 मैच खेला है वो, और 10 मैच में से 7 मरतबा वो नॉट आउट है। आप मुझे आपके एक जो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है उसने ऐसी कारकर्दगी नहीं दिखाई जो उसने करके दिखाई। तो इसका मतलब है जब वो बैटिंग करेगा जाहिर है फिर उसको पहला ऑप्शन तो उसका बॉलिंग है, क्योंकि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। बाबर आजम ये तो फिर ऐसा ही है बदी भाई कि मैं हूँ तो डॉक्टर लेकिन मैं प्लम्बिंग भी कर लेता हूँ। नहीं वो तो एक्स्ट्रा पति साहब आपको आपकी बातें पसंद नहीं है नहीं डॉक्टर साहब? नहीं डॉक्टर साहब देखें, एक हम ये कह रहे हैं कि इमाद वसीम जब बाबर आजम कप्तान था तो इमाद वसीम ने कब जो है बाद में बॉलिंग की है? इमाद वसीम या सरफराज कप्तान था तो इमाद वसीम ने कहाँ बॉलिंग की? ऊपर ही की ना। पहला ओवर दूसरा ओवर यही कर रहा, फिर बीच में उसको ओवर दे दिए। तो T20 में तो वो यही बॉलिंग करता है। हाँ, कराची किंग्स से वो कराची किंग्स से हमेशा पीछे बॉलिंग करता है। कराची किंग्स जब वो कप्तान है सर, सॉरी माजरत के साथ, जब वो कप्तान है इनकी फिर वो बॉलिंग पीछे क्यों करता है? इनकी बात सही है कि बहुत सारी इन्होंने ऐसी कराची किंग्स की टीम का हाल जो हुआ वो उसकी क्या वजह आप समझते हैं? उसकी टीम इंतजामिया ऐसी है या टीम पिक्स उन्होंने जो ली थी? एंड्रू टाई उनके पास, इमरान ताहिर उनके पास, हैदर अली उनके पास, शर्जील उनके पास, ये वो लड़के या तो परफॉर्म नहीं कर रहे या फिर बेंच पे बैठे हैं। मैं कराची किंग्स अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। माजरत के साथ कि वहाँ बैठे थे वसीम अकरम हुए जिनका नाम बहुत बड़ा है, लेकिन उनके कोचिंग क्रेडेंशियल्स या इस तरह है क्योंकि नहीं है उनके किसी इंटरनेशनल टीम को कोच नहीं वो बॉलिंग कंसल्टेंट है नो डाउट, विद बॉलिंग लेजेंड। तो वो जहाँ भी बॉलिंग टिप्स देंगे वो कारआमद होंगी। लेकिन इतने बड़े बंदे के साथ बैठ के बाकी कोचिंग स्टाफ तो वैसे ज़ीरो हो जाता है। हमारे कल्चर के मुताबिक एशिया में यही होता है कि जब अगर वहाँ वसीम अकरम है तो किसकी मजाल है कि बोथा बोलेगा, या इमाद वसीम की मजाल है कि वो कहेगा वसीम भाई इस लड़के को मैंने नहीं खिलाना। वहाँ कैप्टन का रोल भी वही करेंगे, कोच का रोल भी वही करेंगे, और ओनर का किसी न किसी हद तक वो प्रेसिडेंट भी हैं शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो सारे रोल अगर वही प्ले करेंगे तो फिर डेफिनेटली तो वसीम अकरम को होना चाहिए कराची किंग्स में अगले सीजन में। खैर ये तो सलमान इकबाल साहब और नहीं, आप अगर सलमान इकबाल आपको बना दिया जाए एक दिन के लिए, आपका क्या फैसला? पहले बनाइए फिर देखते। नहीं आपको बना रहा हूँ, आपको सलमान इकबाल नहीं बनाऊंगा, अभी नदीम उमर ही बनाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले सीजन में वसीम अकरम कराची के साथ नहीं होंगे। कराची के साथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अगले सीजन में? किस रोल में नहीं होना चाहिए? सलमान इकबाल अगर वो प्रेसिडेंट हैं, तो फिर उनको प्रेसिडेंट बन के बैठना चाहिए। जैसे रियल मैड्रिड का प्रेसिडेंट ना वो ऊपर कैबिन में बैठा होता है ना, वो नीचे उतर के। अब आप नदीम उमर साहब मोइन खान को होना चाहिए कोच अगले सीजन का, सरफराज को होना चाहिए कप्तान अगले सीजन का कोयटा ग्लैडिएटर का। कोयटा ग्लैडिएटर्स को पूरे रिवैम्प की ज़रूरत है सर, सिर्फ मोइन खान की नहीं बल्कि ओवरऑल जब तक उनके साथ वो रहे विमन रिचर्ड तो किसी हद तक परफॉर्मेंस उनकी बेहतर थी। पहले 2-3 सीज़न 4 सीज़न फिर उनके होते हुए ही गिरना शुरू हो गई थी परफॉर्मेंस। आई डोंट नो कि उसकी क्या वजह। जब से पाकिस्तान आया उनकी परफॉर्मेंस खराब हुई। रस्टी है दुबई सर, में वो अच्छा खेला। टीम रस्टी है, उसको नए ब्लड की ज़रूरत है दोनों बेंच पे, कैप्टनसी पे भी और कोचिंग पे भी। कुड बी द कैप्टन, न्यू कैप्टन ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर। ये तो रिवैम्प करके क्या बनाते हैं टीम उसमें। यही टीम है, सपोज यही टीम है, यही कोर है उनकी, आपके ख्याल में कप्तान कौन हो सकता है? ऐसी आपका गेस। इसमें अगर
किसी फॉरेन को बना दें तो बेहतर है। आपके ख्याल में कप्तान कौन हो सकता है कोयटा का? अगर नहीं, अगर सरफराज नहीं, सरफराज नहीं है तो कोयटा, पता है अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर सरफराज नहीं है तो ये अगला कप्तान नवाज को बनाएंगे, ये लिख लें आप। मेरा ख्याल है कि ये भी एक होना नहीं चाहिए, ये बहुत होना करीब, नहीं चाहिए, बहुत जल्दी कर रहे हैं हम ये बात। हाँ नवाज होना सकता नहीं ना हो। चाहिए, होना नहीं चाहिए, लेकिन उसको बनाएंगे ये। नहीं, वैसे तुम्हारे ख्याल में कौन हो सकता है, होना किसको चाहिए? ऐसा प्लेयर हो ना आसिफ भाई कि ऐसा प्लेयर ही नहीं है कोयटा के पास। कोयटा में कोई है ही नहीं, कोयटा के पास अब प्लेयर ही कोई ऐसा नहीं। प्लेयर ही कोई नहीं। आप नसीम शाह को तो कप्तान नहीं बना सकते, नहीं, आप हसनैन हसनैन को को तो तो नहीं कप्तान नहीं बना बना सकते। आपके पास ऐसा कप्तानी वाला कोई प्लेयर ही नहीं है जिसको ये कप्तानी बड़ा कर अच्छा पॉइंट है कि कोयटा के पास प्लेयर नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि ऐसा जब लगता आप अगला सीजन है उसमें जब आप पिक करें, आप अपनी जो इन लोगों को जो है अपनी जो 7-8 आपने रिलीज करने हैं, इनको रिलीज करें, उसके बाद जो नई पिक आए उसमें कोई ऐसा बंदा आए, उसमें आपको पिक करते हुए देखना पड़ेगा देखना पड़ेगा कि कौन हमारे कप्तानी के लायक इस है। दफा पिक्स इन्होंने की थी उमैर यूसुफ, उसके अलावा सऊद शकील। उमैर यूसुफ को 2 मैचेस मिले, आखिरी के सऊद को कुछ नहीं मिला। सऊद ने एक ट्वीट कर दिया कि जी बेंच हमने ड्रेसिंग रूम शेयर किया, आपका शुक्रिया। वो तंजिया ट्वीट था। बिल्कुल ऐसे ही था। सऊद शकील ने जो परफॉर्मेंस दी है, जिस कैलिबर का वो प्लेयर है, इससे और क्या हम नतीजा हासिल कर सकते हैं कि वो ये तंजिया ही है। कितना वो जहनी तौर पे भी वो बड़ा मैच्योर लड़का है, बहुत मैचो, बहुत अच्छा खेलता है। पीटीवी से उसने फर्स्ट क्लास खेली, उसके अलावा सिंध से खेली, फिर पाकिस्तान अभी में सिंध T20 का कप्तान भी था। सर जितनी सब्र के बाद पाकिस्तान आया उतने ही सब्र से उसने इनिंग्स भी खेली सारी की सारी। उसने बता दिया कि मैं नया नहीं हूँ हाँ। इस मैदान में। वनडे क्रिकेट का बड़ा अच्छा प्लेयर है, बहुत अच्छा। टेस्ट मैचेस का बहुत अच्छा, और T20 में भी खेल सकता है। लेकिन आप जब इतनों को जब आपकी टीम हारी रही थी तो आप उसमें 1-2 तो मैच उसने खिला जो देने ट्वीट थे। किया उसका क्या मतलब है? यही मतलब है। क्या और मतलब क्या है? मतलब है कि आप शुक्रिया आपका, आपने ड्रेसिंग रूम शेयर कराई, नहीं, नहीं कि मुझे खिलाया नहीं और आपने मुझे बैठा दिया, तो ये एक तंज अगले है। साल सऊद शायद ना हो, कभी भी नहीं होगा उसको सऊद शकील। वैसे एक बात मैं आपको बताऊं कि जो प्लेयर अगर आपके वनडे और टेस्ट क्रिकेट में फिट हैं उनको T20 ना खिलाएं। वो इस वजह से ना खिलाएं कि हम तो 19 साल के बच्चों को खिला रहे हैं वही भाई। मैं कह रहा हूँ कि आज JPL मैं बताऊं कि आज अगर आप इनको खिलाते हैं ना, अब हम तो कहते हैं कि इसने छक्का ऐसा मार दिया, चौका ऐसा मार दिया, देखें टेक्निक खराब होती है। 20 ओवर की क्रिकेट में आपने उल्टे सीधे शॉट खेलने हैं, आपने कोई जो है ना वो नहीं जाके फ्रंट फुट पे खेलना चले है। ये 20 ओवर की क्रिकेट हो या 50 ओवर की हो या टेस्ट मैच क्रिकेट हो, उल्टे सीधे शॉट्स तो कहीं पर भी अलाउड नहीं होने चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। लेकिन खैर रन्स मैटर, जिस तरह के बन रहे हैं 242 260, तो रन्स मैटर इवेंचुअली, क्योंकि उससे आपकी टीम को जीत मिलती है। ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, इस पर भी हमने आज बात की। और उसके अलावा कल जो होने वाला मुकाबला है लाहौर और मुल्तान का, उस पर भी हमारी नज़र थी। हम आपके सामने कल फिर हाजिर होंगे। आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़।